Good evening. So today we are looking about the third, 8th NCERT chapter, the Constitution. Okay, there is a small mistake. यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है. 6th NCERT है, 8th NCERT. Okay, and chapter है first, the Indian Constitution. Okay. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6, 7 की 2 NCERTs हमने देखा इसके पहले. तो 6 और 7 में हमने जनरली क्या कंसेप्ट पढ़े थे. एक स्टार्टिंग में जब हमने सेशंस को स्टार्ट किया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में देखा था. देन हमने जाना कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, या गवर्नमेंट्स के टायर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, है ना. जिस तरह से कौन कौन से लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है ना, और गवर्नेंस किस तरह से होता है. तो 3 to 4 थिंग्स थी जो हमने देखा था बिफोर के चैप्टर में, यानी 6th NCERT और 7th NCERT, है ना. ये दोनों बहुत बेसिक NCERTs थी, जिसमें हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट देखा था कि गवर्नमेंट क्या होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, राइट. जाना था हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कि इट इज़ द रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो रूल एंड लॉ बताता है. ओके. गवर्नमेंट हमने देखा था कौन कौन से लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है. तो हमने देखा था एक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, राइट. इसी तरह फर्स्ट सेशंस में हमने किस तरह की एक स्टेट की 3 फंक्शनरीज होती थी वो भी हमने जाना था. कौन कौन सी थी. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट. उसके बाद हमने देखा था जो 6th और 7th में जो हुआ था उसमें थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी. कौन कौन सी थी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमने देखा था, या फिर बेसिक कंसेप्ट. इनइक्वालिटी, राइट. इनइक्वालिटी देखा था. अबाउट डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है. ओके. उसके बाद डाइवर्सिटी, राइट. आपने बोला था डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी के साथ दोनों में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है जब हम डाइवर्सिटी को एक स्टीरियोटाइप से देखते हैं, है ना, प्रीजुडाइज माइंड से जब देखते हैं, या फिर हम सोशली या फिर इकोनॉमिकली वे में देखते हैं. तो हमें क्या मिलता है कि वही डाइवर्सिटी इक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है. ये हमने देखा था. तो उसके बाद हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है. लोकल गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ विलेज, क्या बोला था हमने उसको, ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना. और दूसरा हमने देखा था अर्बन गवर्नमेंट. अर्बन गवर्नमेंट में कहा कि कौन सी गवर्नमेंट देखी थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. उसी तरह ग्राम पंचायत में किस तरह से हमने रूरल लाइवलीहुड देखा था कि लोग गांव में किस तरह से रहते हैं, और उसी तरह अर्बन लाइवलीहुड हमने देखा था. तो एक जनरल पिक्चराइजेशन हमारा हुआ था. अभी इसके बाद की जो 8, 9 एंड 10 की जो NCERT है, ये आपका एक कोर पार्ट बिल्ड करेगा. क्या करेगा, कोर पार्ट पॉलिटिका, जो हमें जो राइटिंग के पर्पज़ के लिए जो चाहिए उसके लिए. तो स्टार्ट करते हैं 8 की NCERT से. दो कॉन्स्टिट्यूशंस, आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है. तो हमें क्या क्या देखना है इस चैप्टर में. वी विल डिस्कस व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस, हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की क्यों ज़रूरत है. सेकेंड, ओके, क्या क्या पढ़ना है आज हमें. व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस गॉट रिटन, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस हमने लिखा है. जब लिखा था उस वक्त जो भी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे या जो भी असेंबली के मेंबर्स होंगे, उनके पास क्या एस्पिरेशंस थे, उनके पास क्या कंडीशन थी उस वक्त की, जो कंडीशन को उन्होंने एक नया इंडिया बनाया, राइट. जो हमने इंडिया बनाया मतलब क्या, जो इंडिया के लिए हमने एक फ्यूचर के लिए लॉ बुक बनाई, उसके अकॉर्डिंग अभी लॉ बुक जो हम जो देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वही आज हमें पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की हमारी डिज़ायर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है. और वो आज को फील करना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक्चुअली में होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है जो देश चलाने के लिए, या देश की दशा और दिशा हम जो बोलते हैं ना, कोई भी
देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मायने रखता है कि किस तरह के रूल और लॉ गवर्निंग के लिए दिए है, राइट। तीसरा, हु, किन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो ऐसे ही लोग आए थे क्या, उनको कुछ नॉलेज था, उनकी क्या बैकग्राउंड थी, ये भी हम देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है विच आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें एक चीज़ डिस्कस करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, समझ रहे। सेकेंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है, जो की फीचर्स क्या करते हैं, इज़ द क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे कौन से की फीचर्स हैं जो इंडिया की डेमोक्रेसी रन करने के लिए क्रूशियल होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, हमने डायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूशन का पिक लिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दिख रहा है ना, बड़ा, जो ज़रूरी नहीं ना कि बहुत बड़ा हो, हाँ। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हमें दिख रहे हैं, ओके। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड, ये पहले भी हमने देखा था, मेड द डिमांड फॉर अ constituent assembly during the Second World War, and this assertion for an independent constituent assembly formed only of a Indian gained momentum, and this was conveyed in December 1946, ओके। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशंस की हमने डिमांड की थी, है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड आपको पता होगा, फ्रॉम द 1937, ओके। तो 1937 के बाद हमने 1935, अभी आपको वो जो पीरियड है वो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट आया था, है ना, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में 1935 के जो भी उस वक्त जो भी रिफॉर्म किए गए थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी नए रिफॉर्म्स लाए थे, उनके उस रिफॉर्म में स्टेट और यूनियन, ये दोनों के बारे में क्या थी, कुछ पावर्स देने की बात थी। पावर्स मतलब जो हमारे स्टेट है, जिस तरह से अभी स्टेट है, उस तरह से प्रोविंसेस स्टेट होते थे। कब, बिफोर 1947 के पहले तब भी प्रोविंसेस हुआ करते थे। बॉम्बे प्रोविंसेस होगा, है ना, यूनाइटेड प्रोविंसेस होगा, इस तरह से पंजाब प्रोविंसेस होगा, इस तरह से। तो उस प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी मतलब किस तरह की ऑटोनॉमी दिया था, जो गवर्न करने की जो क्षमता है वो गवर्नमेंट को दिया गया था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी इलेक्टेड लोग रहेंगे, इलेक्टेड लोगों के हाथ में गवर्नमेंट देना, शासन करने का अधिकार देना। तो हिस्टोरिकली आपको वो पता चलेगा। उसी वक्त में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए, और उसी वक्त 1937 में क्या स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर। और गवर्नमेंट ने फिर रिजिग्नेशन दे दिया कि इंडियन जो भी मिनिस्टर थे वो इंडियन होते थे, ओके। तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और बोला कि हम इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं करते वॉर में। इस तरह से वो मोमेंटम चला, और 1942 के बाद वो आपको पता है वो सारी चीज़ फिर हम देखते हैं। तभी फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए आफ्टर 19 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको एक गेन मिला, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम आपकी डिमांड फुलफ़िल करते थे। तो हमारी डिमांड क्या थी, हमारी डिमांड थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे, है ना। उसके लिए क्या बनाओ, एक असेंबली बनाओ, जो असेंबली इंडिया का फेथ डिसाइड करेगा, इंडिया के लिए खुद लॉ बनाएगा, खुद इंडिया का संविधान बनाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह का इंडिया चाहते हैं उस तरह का इंडिया हम उसमें फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि 1934 में हाँ ये कांग्रेस ने किया था। और ये डिमांड कब ये हुई थी हमारी कंप्लीट 1946 में, और 1946 में असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ या इस्टेब्लिशमेंट आया, ठीक है। उसके बाद देखो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर, तो दिसंबर में 9 दिसंबर को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या बनी थी, संविधान यानी अधिवेशन भरा था। सबसे पहली बैठक जो बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं हम उसको, कब हुई थी, 9 दिसंबर। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इसमें समझने की एक बात है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली क्या थी, है ना। तो वो एक चीज़ हमें देखना है कि असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, क्या थी। सिंपली अगर हम बात करें तो क्या बता सकते हो,
लॉ यानी संविधान बनाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी। फिलहाल में उतना हम याद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग इज दिसंबर 1946 एंड द नवंबर 1946 के जो बीच है, मतलब 9 दिसंबर को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी। उसमें राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनको नहीं सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या बनाया गया था? इनको टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को दोबारा यानी उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुना गए थे। इस तरह से वो हम आगे में पढ़ते रहेंगे। तो दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, 11 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर आता है जहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव का रिजोल्यूशन देखा था। ओके, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लाए थे? रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो हमने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था। ठीक है, सो अब ये 1946 फ्रॉम द दिसंबर, कहाँ से? दिसंबर 1946 टू कब तक? अप टू द नवंबर। हमारा संविधान हमने आपको एक एक्सरसाइज करने दिया था कि आप सबसे पहले प्रियम्बल को लर्न करो। किया? किन लोगों ने किया? 1 अपने नहीं किया, नहीं लर्न चाहिए। अभी बताओ वहाँ पे डेट कौन सी दी है? डेट बोल रहा हूँ मैं, डेट, ईयर तो 1949 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया। वी अडॉप्ट आवर सेल्स ऑन द डेट ऑफ, है ना, 26 नवंबर 1949। तो डेट थी, हम संविधान लोगों को समर्पित कर रहे हैं, लोगों के तरफ से हम इसको स्वीकार कर रहे हैं और अपने लोगों को दे रहे हैं कि ये संविधान हमारा रहेगा, इस तरह से हमारा इंडिया रहेगा। तो यहाँ पे जनरली पता चलता है कि कितना दिन लगा था हमें, नियर अबाउट, अभी काउंट कर लो तो नियर अबाउट 2 ईयर्स, नियर अबाउट 3 ईयर्स बोल सकते, 46, 47, 48, 49। तो नियर अबाउट 3 साल में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाए, लॉ बनाए और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, सो ये जो इतना बड़ा टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कोई मामूली टास्क थी क्या? नहीं, बहुत बड़ी टास्क थी जो गवर्नमेंट ने यानी असेंबली ने कंप्लीट कराया। जो असेंबली साथ में रूल भी करती थी, गवर्नमेंट भी करती, मतलब शासन भी करती थी, गवर्नेंस भी करती थी। जो इंटरिम गवर्नमेंट करके उसको हम बोला करते थे। कौन सा नाम? इंटरिम गवर्नमेंट। जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके नई गवर्नमेंट नहीं बनाई, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आगे की क्या चली, दोनों काम करती रही, है ना। तो माडवणकर थे, जी माडवणकर, वो हमारे पार्लियामेंट के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे। और राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती थी, संविधान समिति, उस वक्त चेयर में कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद होते थे और उस वक्त माडवणकर होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। सो अभी सबसे फर्स्ट यानी पहला सवाल हम देखते हैं कि व्हाई, आपके हिसाब से बताओ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, अब मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करता हूँ कि हमें नहीं, इंडिया को ही नहीं, कोई भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है? यस, टू रन द गवर्नमेंट। ओके, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो हमने एक दो चीज़ जो बताई, अभी हम उसके थोड़ा सा कोर में जाते। आज के कंट्री में अगर वर्ल्ड ओवर हम देखते हैं तो सभी कंट्री के पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस है। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट किया है, व्हाई नीड हम देखेंगे, आगे में चलेंगे एक साथ। तो पहले एक संकल्पना देखते कि जितनी भी कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम ये करेंगे। फर्स्ट,
डेमोक्रेसी, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डेमोक्रेसी। तो आज तो कंडीशन सब ये है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्री हम बोल सकते हैं, या बहुत लोगों ने कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी। तो इसलिए हम उन कंट्रीज़ को क्या नाम देते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, है ना। समझेंगे, कोई भी अगर आपको लिखने के वक्त आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डेमोक्रेटिक, है ना, तो वो लोकतांत्रिक देश है। तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी जो जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सारे डेमोक्रेटिक हैं, बोल सकते हैं या नहीं, हाँ बोल सकते हैं या नहीं। जितने जिन लोगों के जिन्होंने भी जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सारे डेमोक्रेटिक है या नहीं है, क्यों नहीं है? देखो अभी, हाँ आपने बोला कि आज हमें, मुझे लगता है यहीं पे एक सेशंस है हमारा, तो आपने बोला कि कोई दीज आर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव जो वर्ग है ना, 3 इंस्टीट्यूशन ध्यान में हमारे, लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लॉ मेकर्स और एग्जीक्यूशंस अगर ये सेपरेट पावर में है, अगर उनमें पावर का सेपरेट हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, या भिन्न है, कोई किसी से लेना देना जिनका नहीं है, और प्रेसिडेंट अकेले में चुन के लाते हैं और वो रूल करते हैं, तो हम उसको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। प्रेसिडेंट रहो या पार्लियामेंट रहो, बोथ आर द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। सो डेमोक्रेटिक तो दोनों रहना है। वन पार्टी रूल है, वन पार्टी रूल। तो पार्टी कितनी है, यही आज हमें यही जो तुम्हारी जो क्लैरिटी है, आज उस क्लैरिटी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखो सबसे पहले कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगे उनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक अगर लाना है, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, लोगों के हाथ में अधिकार देना है, तो वो लिखित होना चाहिए। अगर वो लिखित है ही नहीं तो वो शाबूत रहेंगे क्या, कन्वेंशन पे कोई बना होगा, सिर्फ नामदारी बना होगा, राजा शासन कर रहा होगा और बोल रहा होगा कि मैं लोगों को चुन के क्या कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो कर रहा हूँ, तो होगा क्या, नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है उनके पास उनका लिखित क्या होगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या सर्वसामान्य कॉन्सेंस से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। बट ऑल द जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, क्या वो ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक हो? एग्जाम्पल, हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशंस बोला, और कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है सब चुन के आएंगे, लोग ही इलेक्ट करेंगे, और इलेक्ट करने के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, है ना, वो सारे पावर्स जो हम राजा जो हेड रहेगा उसका, उसी के हक में होगा। तो क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगी? ऑल द पावर्स वेस्टेड टूवर्ड द किंग्स, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में ही लिखा कि ऑल द डिस्क्रिशनरी पावर्स आर गोज टूवर्ड्स और रिमेन विद द किंग। अगर हम ऐसा स्टेटमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा इस तरह से बनाते हैं, तो क्या वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस रहेगा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस कंट्री का है उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे? नहीं। समझ रहे? तो ध्यान में रखना है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी उसका लिखित डॉक्यूमेंट हो सकता है, रहना ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन जिनके पास है वो सारे डेमोक्रेटिक होंगे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होना ज़रूरी है, मतलब डेमोक्रेटिक होने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती है वो रहना बहुत ज़रूरी है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसे कौन से, इसीलिए हमने सेकंड चैप्टर हमें जो देखना था, है ना, पॉइंट में क्या लिखा था, अगर सोसाइटी, अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो विच आर द की फीचर्स और विच आर द क्रूशियल रोल, है ना,
प्ले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब को जो हमने रूल दिए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कौन से रूल प्ले करता है जो जिस सोसाइटी में क्या रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी। अगर वो रूल ही नहीं रहेंगे, वो प्रिंसिपल ही नहीं यानी रहेंगे, वो या वो रोल प्ले नहीं करेगी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस, तो वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती। तो वही देखेंगे आज। चलो, इसलिए हमने स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पे कि ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हम देखते हैं सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशंस है। नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक। जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या रहे, डेमोक्रेटिक रहे। अभी देखो द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम जो बोल रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत यानी ज़रूरी क्या है या क्यों नीड है, वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशंस, उसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे या प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है, क्या सर्व करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द सेवरल पर्पजेस। कुछ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, हमें देती है। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है। फर्स्ट, ये क्या करती है, आइडियल्स। सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी रन करने के लिए क्या होते हैं, आइडियल्स होते हैं। जैसे हम लिखते हैं इन अ सोसाइटी, हम ऑब्जर्व करते हैं अ सोसाइटी constitute the rule that make it was in what it is and differentiated it from other kind of society. In large society having the different communities, हमने देखा इसके पहले कि कोई भी कम्युनिटी में कोई भी सोसाइटीज़ में क्या रहेंगी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ एक रूल से फॉर्मुलेट रहेंगे, है ना। वो कौन सा इससे बने होंगे, कुछ नियम। अभी हमारे पास हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सब होते हैं, हम एक साथ रहते हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है या कॉन्साइंस से बहुत पहले से जो चले आ रहे जो रूल है वो हमारे सोसाइटी में बने हैं। वो जबकि लिखित ना है बट वो हम मानते आ रहे हैं, और वो रूल हमें सोसाइटी चलाने को क्या करती है, वो रन करती है, गवर्न करती है। दैट इज़ वाई अ सोसाइटी हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। सोसाइटी में भी कुछ रूल होते हैं। ठीक है, एंड इन द लार्ज सोसाइटीज़ which different communities of people live together, rules are formulated through the consensus। मतलब हम अपने मानस से हम उसको जनमानस से हम बना चुके। इन द मॉडर्न कंट्रीज consensus is usually available in written form। और वही हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या है फिर अभी, ताकि हम नीड की बात करेंगे। क्या है, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड अ रूल, हमने रूल बनाए रखे। दूसरा बात, ठीक है, ये बात समझ में। तो अब हम जब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जनरली क्या ज़रूरी है, तो फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशंस क्या देता है, आइडियल देते हैं हमें कि हमारा समाज किस तरह से हो, हमारा देश किस तरह से हो। ठीक है, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री। हम बताएंगे कि हमारा कंट्री कैसा हो। हमने लिखा कि पावर किसके पास रहेगी, प्रेसिडेंट के पास या लोगों के पास, तो डेमोक्रेटिक है। अभी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, हमने इनइक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था। जैसे लास्ट इसमें हमने वो एग्जांपल दिए थे 6 और 7 की एनसीईआरटीज़ में कि किस तरह से वो वाल्मीकि को टीचर यानी क्लास में किस तरह से कर रहे थे, या फिर डॉक्टर अंबेडकर का एग्जाम्पल है, किस तरह से उनको अलग बिठाया जाता था। ओके, तो ये हमने देखा है, ये क्या था, डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम लोगों के हम जो आइडियल्स रख रहे कि कोई भी हमारे समाज का पर्सन हो, पीपल हो, कोई भी सिटीज़न हो, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हमने एक आइडियल सेट किया। लेकिन वो आइडियल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ आइडियल्स उसमें हमें दिखते हैं। दैट इज़ वाई इट ले आउट अ सर्टन आइडियल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रिंसिपल रखेंगे उस तरह का हमारा कंट्री होगा। हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा कि हम कैसे सेकुलर है, मतलब हम सब धर्म को, सब रिलीजन, सब कास्ट, है ना, कोई भी रेस का, कोई भी जेंडर का पर्सन, उनको इक्वल राइट होंगे, उनको इक्वली वोटिंग पावर होगा। तो हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन हमने ख़त्म कर दिया। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखते हैं, आइडियल्स होते हैं, है ना, वो आइडियल्स हमारे कंट्री का बेस बनाती है। ओके, उसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर आगे में पढ़ते हैं। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी।
और ये बताती है कि हमारी सोसाइटी हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल बेसिस क्या है। क्या देते हैं? फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। हमारा सोसाइटी किस नेचर का होगा? डेमोक्रेटिक होगा, सेकुलर होगा, ठीक है, इक्वलिटी बेस्ड होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों ज़रूरी है? जो हमारे सोसाइटी के बेसिक आइडियल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, हमारा सोसाइटी का नेचर हो, वो सारा कौन डिसाइड करेगा? जब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब लिखते हैं, रूल करते हैं, वही हमारा बेस बनाता है। तो फर्स्टली क्या सर्व करता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ अभी। इट गिव्स अस या लेज इट सर्टन आइडियल्स जिसके आधार पे हमारा सोसाइटी बना है, कंट्री बना है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें? हमारा जो सोसाइटी है या कंट्री है, वो सोसाइटी का नेचर किस तरह से होगा, वो बेसिक हमें इंश्योर करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प्स सर्व एज सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल। इसका मतलब वो प्रिंसिपल्स और रूल बताता है कि कुछ प्रिंसिपल से देश चलेगा, दैट ऑल द पर्सन इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये बताता है कि हमारी कंट्री किस तरह से गवर्न होना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल से, कौन से लॉ से होना चाहिए, जो सब लोग, कंट्री के लोग क्या करें, उसको फॉलो करें। तो एक सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली हमारी ज़रूरत क्या है। अभी यहाँ से हम आगे बेसिक कंसेप्ट पे जाएंगे और से, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है। दो फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या इंश्योर करता है हमें या क्या देता है हमें? आइडियल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी कंट्री बसी होती है या कंट्री का बेस होता है या कंट्री का बेसिस बना होता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि फंडामेंटल्स नेचर बताता है हमारे सोसाइटी का कैसा हो। अभी आइडियल जब हम लेज करते हैं या लेआउट करते हैं, तो ये आइडियल एक्चुअली में क्या होते हैं? ये आइडियल्स होते हैं जो भी कंट्री हमारा, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जो भी हम आइडियल्स यानी हमने लेज डाउन रखा है, हमने लिखा है, वो सारे आइडियल्स हमारे इंडियन पीपल के, इंडियन सिटीजन्स के क्या है? एस्पायर है हमारे, जिसके थ्रू हम जीते हैं। मतलब जो हमारी ज़िंदगी में हम जो ड्रीम्स रख रहे हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी है। तो हम क्या चाहते हैं सोसाइटी में? बताओ, अभी सोचो। शांति चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं? आप बताओ कि अभी बताओ आप कि हम डेमो ये देख रहे हैं ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप अगर रहते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो आप कौन से आइडियल्स जो उस देश में रहने के लिए आपको ज़रूरी है, आपकी कौन सी महत्वाकांक्षा है जो हमारे देश के लोगों ने फॉलो करना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा? सोचो, चलो। इक्वलिटी और यूनिटी एंड पीस, राइट्स, कौन से राइट्स? ठीक है, हम उसको फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। कौन से अधिकार चाहिए आपको? ज़रा सोचो। बोलने का अधिकार चाहिए, एजुकेशन का अधिकार चाहिए, ओके, राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए हमें, इनकम डिस्पेरिटीज़ कम होना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी मिलना चाहिए, मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठते, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो एक्चुअली क्या है? इट इज़ द आइडियल्स, है ना। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए, ताकि आगे इसका आपका क्या बन सके? बेस। सो इट ले आउट अ सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी citizens aspire to live. Second, a constitution tells us what the fundamental nature of our society. कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा यहाँ हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का नेचर कैसा है। तो बताओ किस तरह का नेचर आप चाहते हो, किस तरह से हमारी सोसाइटी रहे? सोचो, यही लिखना पड़ेगा आपको बाद में फिर। तो बताओ किस तरह की सोसाइटी आप चाहते हो? दंगे वाली से, जहाँ पे दंगा हो, जहाँ पे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ ना रहे,
एक महिला और एक पुरुष में दरी हो, इस तरह का समाज चाहते हैं, इस तरह की सोसाइटी चाहिए हमें? नहीं। तो हमारी सोसाइटी कैसे चाहिए? पीसफुल चाहिए, जो एक डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी धर्म का, कोई भी कास्ट का, कोई भी जाति का। भाई क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, ये हमारा भारत देश जियोग्राफिकली डिफरेंट है, और जियोग्राफिकली इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सारी चीज़ें रहने की वजह से हमारी इंडिया में क्या देखा जाता है? अलग अलग डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग रेस, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग रिलीजस, अलग अलग भाषाओं बोलने वाले, है ना, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, ये सारे लोग हमें एक साथ रहते हैं, और इन साथ सबको हमें एक साथ लेके हमारा इंडिया बनाना था। ओके, तो समझ में आएगा कि इंडिया में बेसिक हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है। तो एक आइडियल जिसके ऊपर कंट्री चलती है, सेकेंड फंडामेंटल्स ऑफ द नेचर ऑफ सोसाइटी हमारी कैसी रहे। सो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमें किसके लिए? कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल दैट ऑल द पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री। ऐसे रूल जो इंडिया के सारे लोग एग्री हो, डिसएग्री हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो ऐसे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशंस हमने हमें दिया है जिसके सारे हमारे इंडियन सिटीजन सब लोग क्या है? एग्री है, उसको फॉलो भी करेंगे। सो कैन एग्री अपॉन द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। सब लोग एग्री हुए हैं कि हमारा इंडिया किस तरह से गवर्न हो, है ना। जो हम अभी डे टू डे लाइफ और जो हमारा पॉलिटिक्स देखते हो आप, तो क्यों कोई भारत जोड़ो की यात्रा करता है ना, राइट ना? क्यों कोई मार्च निकालता है? क्यों निकालता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें फंडामेंट क्या दिए है? हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उस कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने हमारे डिज़ायर्स, हमारे महत्वाकांक्षाओं हमने लिखी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें एक क्या दिया है? एक रूल दिया है, एक प्रिंसिपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा भारत देश चले, शासित हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्री गवर्न हो। और उस अकॉर्डिंग अगर हमारा कंट्री गवर्न नहीं कर रहे, इसका मतलब जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारे इंडियन के प्रिंसिपल्स नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के वैल्यूज़ नहीं है। ओके, और उसी के लिए हम बोलते हैं कि ये धर्म का हो या वो धर्म का हो, हमें उसमें क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। और अभी लास्ट के सीन में अगर हम देखेंगे तो जैसे गुजरात का दंगल हो, अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में सिख दंगल हो, जो भी जातीय आधार पे हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी के बाद। ओके, उसके बाद में हम कहाँ पे देखते हैं? जम्मू कश्मीर में तो वो तो आतंकवाद का मामला है, लेकिन अभी जो मणिपुर में चल रहा है वो लास्ट टाइम अमरावती में हुआ था, जस्ट अभी कोल्हापुर में हुआ था। सो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिया का इंडियन सिटीज़न कोई नहीं चाहता कि हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस की बेसिक फिलॉसफी होती है, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस? बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या देता है हमें? टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताती है कि हमारा गवर्नमेंट कैसा हो, वो हमें देता है, जिसके ऊपर सारे जो भी लोग हैं वो एग्री है, वो आइडियल्स को एग्री करते हैं, वो फिलॉसफी को एग्री करते हैं, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपके ऐसे वर्ड जो है क्या होना चाहिए? आना चाहिए, आइडियल समान वर्ड्स हमारे इसमें आना चाहिए। सो नेक्स्ट, अभी जब हम ये देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पर्पज, हमने बोला कि हमारे सोसाइटी का टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमें पता, यानी हमें पता चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देगा? कुछ आइडियल्स देगा, कुछ प्रिंसिपल यानी देगा, है ना, जिसके ऊपर सारे कंट्री के लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। वो सारी कंट्री की क्या होगी? एस्पिरेशंस होगी, एस्पायर्स ऑफ द कंट्रीज पीपल। अभी इसका हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे नेपाल। नेपाल का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिया है, सॉरी 1990 के पहले नेपाल क्या था? नेपाल क्या था? नेपाल ने 1990 में द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल विच हैड एडॉप्टेड इन 1990, तो 1990 के पहले नेपाल मोनार्ची था। मोनार्ची मतलब क्या हमने बताया इसके पहले? बताओ। रन बाय द किंग, नॉट बाय द पीपल। ओके, और रूल बाय पीपल होगा तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अपोजिट
ओके हाँ, तो 1990 के पहले नेपाल में मोनार्ची था। 1990 में नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया। क्या किया? देखो क्लासिक देखो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट में क्या फैक्ट थी? फैक्ट थी कि द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंगडम। फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी? किंग। अभी लोगों ने गवर्नमेंट चुना, और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग अगर उसको उसके कुछ इंटरेस्ट से क्या हो रही है, राजा के अगर इंटरेस्ट से अपोज कर रही है, तो राजा ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ही हटा दी। तो वो डेमोक्रेसी होगी? हुई क्या? नहीं। ठीक है। फिर अ पीपल मूवमेंट इन द नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी 2006 तक, यानी उसके बाद 1990 के बाद कुछ दिन चलने के बाद वहाँ के लोगों ने क्या किया? अगेन एजिटेशन स्टार्ट किया, यानी फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि ये जो फाइनल अथॉरिटी है वो आपके पास है, मतलब लोगों का रूल नहीं है। क्या होता था? जो भी मंत्रिमंडल होता था उसको कभी अगर उसकी बात सब नहीं होगी तो उसको अपोज कर देता था या उसको डिसमेंटल कर देता था। मतलब जो लोगों ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास था? सीधे भाषा में किसके पास बोलेंगे हम? राजा के पास। ओके, तो 2006 तक ये झगड़ा चला, और 2006 में फाइनली लोगों को क्या मिला? लोगों को विजय मिला, मतलब लोगों की बात मानी गई, एंड द फाइनली एंड टू द पावर्स ऑफ किंग। उन्होंने फिर तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था कॉन्स्टिट्यूशन ही था ना, बराबर, लोगों ने ही अडॉप्ट किया था, लेकिन वहाँ उस लोगों ने जो भी एस्पायर थी, जो भी लोगों ने उस वक्त की जो भी आइडियल दिए होंगे या प्रिंसिपल दिया होगा, क्या किस प्रकार की गवर्नमेंट नेचर, उस नेचर में क्या था कि फाइनल अथॉरिटी गोज टूवर्ड्स द और रेस टूवर्ड किंग। ओके, तो ये लोगों के एस्पिरेशंस के अपोज था, उनकी महत्वाकांक्षाएं के लिए के विरुद्ध था। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी वहाँ पे, इसलिए हमने क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? वो आइडियल सेट करता है, जिस आइडियल पे जो हमारे सोसाइटी का बेस होता है, और जो लोग उसे मानते हैं, और जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं उस आइडियल के साथ वो कंट्री में जी रहे हैं, चला रहे हैं। समझ में आया अभी? और यही चीज़ 2006 में उन्होंने एंड कर दिया, और उसमें क्या कर दिया उन्होंने? वो जो पावर था, किंग को जो राइट था, वो राइट निकाल दिया। सो इन 2006 दे फाइनली एंड द पावर ऑफ द किंग एंड द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस्टेब्लिश द नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 1990 में जो बना था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। तो इसका मतलब अगर फाइनल अथॉरिटी किसी एक पर्सन के पास देंगे तो वो डेमोक्रेसी होगी क्या? नहीं होगी। फिर आप बताओ हमारा इंडिया किस तरह से डेमोक्रेसी है? क्योंकि लोगों हमने किस तरह वो फाइनल अथॉरिटी हमने किसके पास दी है? अभी लोगों के पास होना चाहिए। तो बताओ हमने किस तरह से हमने लोगों के पास दिया? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेपाल ने चुना, यानी लोग चुन के देते थे, वो फाइनल अथॉरिटी वो गवर्नमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका पावर किसके पास था? किंग के पास दिया था। अगर पावर फाइनल अगर डिसीजन है ना गवर्नमेंट को बर्खास्त करने का या चुनने का, उसको रहने का अधिकार किससे मिलता हो? किंग से मिलता हो, शासन को, तो वो डेमोक्रेसी हुई क्या? नहीं। किसके पास से मिलना चाहिए बताओ? लोगों के पास से, प्रेसिडेंट नहीं। डेमोक्रेसी में कोई भी वर्ड क्या आएगा? फाइनल पीपल। ध्यान में रहेगा, कोई भी पावर कभी लिखना हो तो किन के तरफ से आएगा? लोगों की तरफ से, बाय द पीपल। ओके, तो हमारी इंडिया में बताओ फिर कि हम तो डेमोक्रेटिक है, तो हमने ये फाइनल अथॉरिटी लोगों के पास किस तरह से लाई है? कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स नहीं, बेसिक देखो, हम हर 5 साल में क्या करते? जो गवर्नमेंट आती है तो अधिकार किसके पास है? लोगों के पास है। समझ में आया? आपका सोचने का तरीका जो है, कंसेप्ट को देखने का जो नजर है कि जो हम लोगों ने चुन के दिए, हम जब डेमोक्रेसी की बात करें तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होना चाहिए? राजा के पास क्या? नहीं। किसके पास होना चाहिए? लोगों के पास। और वो हमने किया। कैसे किया? देखो अभी कि हमने
एक तो पहली बात, जो भी गवर्नर करेगा वो वहाँ पे जो पार्लियामेंट बैठेंगे, पार्लियामेंट में लोग बैठेंगे, उनको हमने लोगों ने पावर दे रखी है कि ये अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव्स ना करे तो आपको हमने अधिकार दे रखा है कि आप इनके ऊपर क्या लाओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी चल रहा है, प्रैक्टिकल, अभी उसको प्रैक्टिकली यूज़ करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है कि ये गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन चीज़ क्या हुई है कि जो 5 साल पहले या 4 साल पहले 2019 में लोगों ने ही मैंडेट करके दिया है कि इनको बीजेपी या फिर एनडीए गवर्नमेंट को, तो हमने अपने पार्लियामेंट में लोग भेजे हैं और पार्लियामेंट में हमने लोगों को भेजकर उनके ऊपर ट्रस्ट है कि ये गवर्नमेंट सही करे। लेकिन हमें अभी फील हो रहा है ना कि जो हम लोगों ने जिन लोगों को भेजा है और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जैसे हमारे खिलाड़ियों ने क्या किया था, रेप के लिए प्रोटेस्ट किया था, तो उसको किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया। मणिपुर में लोग जल रहे तो किस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से दंगा भड़का रही है। और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किस तरह से वर्क कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या लग रहा है, अभी हमें फील हो रहा है कि जो हमारा इंडिया का एस्पिरेशंस है, हाँ, हमारे जो आइडियल्स है, वो आइडियल्स, हमारे आइडियल्स क्या बोलते हैं कि पीस हो, है ना, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे, ना कि कोई एक पॉलिटिशियन के लिए। गवर्नमेंट कोई कैपिटल्स के लिए काम ना करे, कैपिटलिस्ट के लिए काम ना करे, तो लोगों के लिए काम करे। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, इसलिए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में वो लोग, उनको सिर्फ एक लिमिटेड वक्त है, ठीक है, आप 5 साल आप अपना क्या करोगे, पावर्स दिखाओगे, 5 साल बाद दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी पावर की। तो इसीलिए 5-5 साल बाद इलेक्शंस होंगे कि जिसमें अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है ना, कोई मेजॉरिटी बना के कैसे भी रूल बनाएगा, इसके लिए हमने क्या किया फिर, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में इस तरह से हमें डेमोक्रेसी को देखना है। तो नेपाल के लोगों ने भी क्या किया, प्रोटेस्ट किया और बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो हमारी एस्पायर्स, हमारी आइडियल्स नहीं है, इसमें हमारे महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, और दैट इज़ द रीज़न दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स। आपको ये मैं सारी चीज़ इतने डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ, ये जो आपको जो वर्ड्स है हाईलाइट किए हुए, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। जब आप पेपर्स में पेपर लिखोगे समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमें डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, लड़ाई की। तो देखो किस तरह 2016 में उन्होंने किया। फिर 2006 से नेपाल ने क्या किया, सो मूविंग मोनार्ची टू डेमोक्रेटिक। 19 से 2006 में नेपाल गवर्नमेंट कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, मोनार्ची था तो डेमोक्रेटिक बन गया, है ना। सो नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू उशेर इन अ न्यू सोसाइटी। अभी इसका मीनिंग क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो भी चीज़ देती है कि नई ज़रूरतें जब आएगी, हमारे एस्पिरेशंस और बढ़ेंगे, महत्वाकांक्षा, और आने वाले समय में जो भी हमें लगेगा वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करके क्या कर सकते, उसमें आइडियल्स ला सकते। जैसे पहले सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं था, तो हमने बाद में क्या किया, उसको ऐड किया। राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले नहीं था, इट इज़ इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो फिर हमने उसको क्या किए, फंडामेंटल राइट्स दिए। समझ रही बात को। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री का उस देश का नेचर, उस देश की फिलॉसफी, उस देश के प्रिंसिपल, उस देश की आइडियोलॉजी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बैलेंस बनाया गया है कि आज जब 1950 में जब बोलते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी टिक ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन क्या थी, 1947 में जब हुआ था तो 1949 में फिर पार्टीशन स्टार्ट हो गए। हम देखा था ना, 47 के बाद दंगा चालू हो गया, पार्टीशन स्टार्ट हो गए। एक तरफ क्या बोलते थे, भाषा के लिए लोग झगड़ते थे, जो भी डायनेस्टीज थी, है ना, जो राजा महाराजा की जो भी प्रांत थी, संस्थान थी, उन्होंने प्रेसिडेंसी जिसको बोलते थे, प्रोविंसेस, उन्होंने क्या किया, वो खुद की डिमांड कर रहे थे। जैसे जूनागढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। और उस वक्त हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो सारी कंडीशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो भी फादर ऑफ नेशंस हैं, उन लोगों ने
उस तरह का बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसी तरह आप पाकिस्तान की देखो क्या कंडीशन है राइट नाउ। उन्होंने तो अपने इस्लाम को भी क्या कर दिया, एज अ स्टेट का रिलीजन बता दिया। तो भी आज क्या कंडीशन है, 1 महीने के अंदर आपको एक न्यूज़ आती है, क्या हुआ, बॉम्ब। हम तो नहीं डाल रहे, इंडिया जा रहा है क्या, या अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान। सो कॉन्स्टिट्यूशंस, ये एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था। और उसके पीछे इतना हमारा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस तरह से बनाया। जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तब हमने अपने खुद के ऊपर अत्याचार देखा, किस तरह से गवर्नमेंट हमें ऑपरेस करती थी, किस तरह से हमें भेदभाव करती थी। होटल के डोर पर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड। तो किस तरह से हमारे साथ भेदभाव किया करते थे। और वही चीज़ उन्होंने भी देखा कि किस तरह की इंडियन सोसाइटी में भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरह से रिलीजन टू रिलीजन, किस तरह से किस तरह से एक कास्ट एंड दूसरी उसी कास्ट का एक पर्सन, यानी सब कास्ट के लोग आपस में क्या कर रहे, एक दूसरे को हेट कर रहे। तो हेट्रेशन भरा था, और हेट्रेशन से हमारा देश चलेगा क्या, नहीं। और ये सारी उस वक्त की कंडीशन देखते हुए जो फिर हमारे फादर ऑफ नेशंस ने उस तरह के कंडीशंस में हमारे जो लोगों के जो जब हम अपने स्वतंत्रता के लिए लड़े, हमारे फ्रीडम के लिए लड़े, तो सब साथ में आकर हमने लड़ा था। और वो जब हम फाइट किए थे, उस वक्त हमने कुछ आइडियल्स रख के हमने काम किया था। और इसीलिए हम कितने साल से नेशनल कांग्रेस ने कब से ये किया था, डिमांड की थी कि हम अपने रूल बनाएंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हो, हम बनाएंगे कि हमारा देश किस तरह का हो, हमारे देश के क्या प्रिंसिपल्स हो, हमारे देश के क्या वैल्यूज़ थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ के अपोज करने के लिए देशद्रोह का लॉ चलता था, जो बिना किसी की कुछ भी न बताते हुए भी, बिना इंक्वायरी, बिना कुछ बताए किसी को भी सेडिशन के अंतर्गत, सेडिशन पता है ना, देशद्रोह जिसको हम मानते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आप किसी को भी बिना पूछे, बिना कुछ किए क्या कर सकते हो, कितने भी दिन तक जेल में डाल सकते थे। जब भी बीच में जो चला था कन्हैया कुमार, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सेडिशंस लगाया गया है। तो कोई अच्छे लोगों के लिए भी होता है, कभी एज अ पॉलिटिकल टूल भी यूज़ किया जाता है, वो डिफरेंट पार्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें यहीं पे देखना है। उनके बाद में लास्ट में द पीपल ऑफ नेपाल ने 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन चलाया। तो अभी वहाँ की कंट्री क्या है, सेम लाइक अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से है या अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में है, उस तरह से बनाया गया है। तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वहाँ की फ़ोटोज़ है, नेपाल स्ट्रगल फ्रीडम फॉर द डेमोक्रेसी, आपके एनसीईआरटी में दी है, आप पढ़ो एक बार। 1990s में जो पीपल्स क्या था, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, और वो डेमोक्रेसी कब ये हुई थी, 2002 तक चली। अक्टूबर 2002 ने ज्ञानेंद्र ने कुछ माओइस्ट थे, मतलब आतंकवादी या नक्सलवादी जिसको बोलते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर जो रनिंग गवर्नमेंट था, उस यानी जो कि एक इलेक्शंस होके जो लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, किसको चुनते हैं हम, मेंबर को, और वही क्या बनाता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बना था, लेकिन 90s के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्या था कि पावर रेस्ट विद द किंग। तो उन्होंने 2002 के बाद, अक्टूबर 2002 में किंग ने वो गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया। कुछ जो आतंकवादी, जो फुटीरतावादी ग्रुप था, उनके साथ मिले, और इस तरह से वहाँ पे टर्मोइल चला था। वो 2006 तक चला। 6 के बाद लोगों ने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, यानी 5 से ही स्टार्ट हुआ था। 6 को उसको एडॉप्ट, यानी गवर्नमेंट ने, किंग ने उसको राजी कर दिया, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिनको चुना था, उनको क्या कर दिए, उनको रिस्टोर किया। और साथ में एक इंटरिम, एक फ़िलहाल के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया 2005 में, ठीक है, 2006 में, और वो 2006 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे। और साथ में जो किंग के थ्रू जो पावर आता था, उसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया या निकाल दिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम देखते हैं। ये अभी 15 तक, अभी तक उनका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं है पूरी तरह से, लेकिन प्रिंसिपली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। ओके, द सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़, अभी फर्स्ट हो गया। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है फिर हमारा, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? बिकॉज जो हमारे सोसाइटी के आइडियल्स है,
जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी बिलीव करती है, और जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, मतलब कोई भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनकी जो भी महत्वाकांक्षा है, मतलब एस्पिरेशंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। क्या बताता है कि हमारा कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो वो भी हमने देखा, नेपाल ने क्या किया था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि किंग के तरफ सारे पावर्स थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट किया। सो इन अ कंट्रीज दैट adopted a democratic form of government or the polity, the constitutions plays a crucial role। क्या होना चाहिए कि laying out the certain important guideline that govern the decision making। जब कोई भी सरकार गवर्न करेगी, देश चलाएगी, उस वक्त जो भी ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो किसके थ्रू, विद इन दिस सोसाइटी, जो सोसाइटी ने जो प्रिंसिपल्स माने हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा है कि कौन सा रोल प्ले करती है, लेइंग आउट सर्टन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न द डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी, है ना। और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नेपाल का हम देखते हैं कि पहले डेमोक्रेटिक यानी मोनार्ची टाइप था या कॉन्स्टिट्यूशन था, बट होल पावर इज़ नॉट वेस्टेड टूवर्ड्स द पीपल, सो उन्होंने उनको चेंज किया, ठीक है, इस तरह से। तो नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वॉज एबल टू रूल बाय वॉज टू बी रूल्ड बाय किंग, एंड 15 में क्या किया उन्होंने, एडोप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस में होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट, क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस हमें हमारा स्टेट का, हमारे नेशन का, हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से होगा ये बताता है। ओके, सो नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अभी देखो, अगर हम डेमोक्रेसी, हमने तो अभी ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमने देख लिया। तीसरा देखना है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, फिर ये डेमोक्रेसी कैसी चलती है। हमने पहला देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम रेडी होना चाहिए, है ना, उसका नेचर हम डिसाइड करेंगे, हम हमारे आइडियल्स आएंगे, और हमारे आइडियल्स और सोसाइटी के जो आइडियल्स है, जो प्रिंसिपल है, वो हम कौन सा आइडियल्स हम ला रहे, डेमोक्रेटिक। कौन सा, हमारे मेन प्रिंसिपल क्या है, डेमोक्रेसी। हमारा आइडियल्स क्या, एस्पिरेशन क्या है कि हम लोग चलाए, दैट इज द एस्पिरेशन। अगर वही नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या करते बताओ भी फटाफट। फर्स्ट प्रिंसिपल, हम किसको चुनते हैं, लीडर को, और लीडर चुन के लीडर क्या करता है, हमारे थ्रू गवर्नमेंट रन करता है। सो दे कैन एक्सरसाइज द पावर, वो पावर एक्सरसाइज करता है किसके बिहाफ में, और हमारे बिहाफ में। सो इन डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बताओ। डेमोक्रेसी में हम लीडर को चुनते हैं, लीडर हमारे बिहाफ में पावर एक्सरसाइज करते हैं। सिंपल ध्यान में रहेगा, क्या है इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी वी चूज द लीडर एंड लीडर कैन एक्सरसाइज द पावर ऑन बिहाफ ऑफ आवर सेल्फ। ओके, इसीलिए हमने लिखा है लीडर, सो दे कैन एक्सरसाइज पावर। उसके बाद में एक वर्ड हमने डाला है, कौन सा वर्ड डाला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड डाला है हमने, रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबली मतलब जवाबदारी, हम जिसको बोलते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबल होना मतलब उत्तरदायी होना, है ना। तो हम दो वर्ड यूज़ करते हैं कभी कभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दो वर्ड कौन से ये करते हैं, जवाबदारी एंड उत्तरदायित्व, ऐसे दो वर्ड है ना। हम बोलते हैं ना, हमारे जैसे आपके ऊपर हमने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया कि मैं इस क्लास को पॉलिटी पढ़ाऊँ। ओके, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मुझे ये
फॉलो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फुलफ़िल करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। अभी जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर उसमें कुछ होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, मतलब उसका समीक्षा भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। तो कोई भी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होगा क्या, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए कि कोई भी अगर कम ज़्यादा होती है तो उसकी यानी उसका समीक्षण हो, है ना, उसको अकाउंटेबल रहे, मतलब वो उसको जवाबदेही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जवाबदेही। अगर उसको पूछा कि क्यों नहीं हुआ तो उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यहाँ पे वर्ड को हम एम्फसाइज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एक्सरसाइजिंग जो पावर के जो राइट दे रहे हैं, उनको पावर्स दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, किसको, लीडर्स को। तो ऐसे ही दे रहे क्या, नहीं, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एक्सरसाइज करना है, बट कैसे करना है, विद रिस्पॉन्सिबली, ताकि आप फिर जवाबदेही रहे, आप अकाउंटेबल रहे। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कौन सा वर्ड आएगा आपका, अकाउंटेबल आएगा, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या सच में जो भी लीडर हम चूज करते हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबली नहीं रहे तो क्या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, व्हाई दे नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, वो तो एक रीज़न हो गया, वो तो है कि व्हाई दे नीड क्योंकि उसमें हमारे एस्पिरेशंस हो, हमारे आइडियल्स हो, किस तरह की गवर्नमेंट बने, ये सब लिखा रहेगा। उसके साथ में और क्या हो, तो अब हम देख रहे कि हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें दिया है, तो डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है बताओ, अभी पढ़ा हमने। हम लीडर को चूज करेंगे, लीडर कैन एक्सरसाइज इज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ में वो पावर एक्सरसाइज करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है, जिनको हमने पावर दिया है, वो मिसयूज ना करें, कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर उसके उन बिहाफ में क्या, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा फिर। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा फिर, क्या देता है हमें, क्यों ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों ने, हमने जो लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को क्या दिया है, राइट्स दिए हैं, या हम राइट्स नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पावर। हमेशा वर्ड कौन सा यूज़ करना है, पावर। लीडर को हमने क्या दिया है, पावर दिया है। और पावर को क्या करता है लीडर, एक्सरसाइज करता है, किसके बिहाफ में करता है, हमेशा ध्यान में रखना है ना, अवर बिहाफ। ओके, अवर बिहाफ। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी ये है सबसे पहली कि ये लीडर माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, जो हमने उनको अधिकार दिया है। अभी देखो, पावर के साथ सेकेंड वर्ड कौन सा है, ऑथोरिटी। तो पावर्स एंड ऑथोरिटी ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइजिंग पावर ये टर्म यूज़ करना है। और जब हम उनकी कोई भी लीडर की बात करते हैं तो हम उसके पावर और ऑथोरिटी दोनों वर्ड लिख सकते हैं। तो लीडर माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, उस वक्त क्या करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन अनयूजुअली क्या प्रोवाइड करना चाहिए, सेफगार्ड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक वे में हम बोलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सर्व करता है, सिंपली मिल गया हमें कि जो भी पॉलिटिकल लीडर, जो हमने उनको पावर दिया है, उसको क्या करेगा, अगर उसको मिसयूज़ करेगा, दैट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस वो मिसयूज़ ना करे, इसके लिए क्या करेंगे, गाइडलाइंस देगा, या वो मिसयूज़ करने के लिए प्रतिबंध करेगा। ठीक है, सो देखते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी कैन रिजल्ट। अभी अगर उसने, अभी दो चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट देखो, हमने पावर दे दी है, तो पावर किसको दिया है हमने, पॉलिटिकल लीडर। अभी पॉलिटिकल लीडर को हमने जब पावर दिया, अगर ये पावर क्या हो गए, मिसयूज, तो बताओ अगर पावर मिसयूज होते हैं तो किसके ऊपर इफेक्ट होगा, कौन सी चीज़ आप बता सकते हो, इसका लीडिंग यानी रिजल्ट क्या आएगा, इनजस्टिस। हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी पावर का फाइनल जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है,
कोई भी चीज़ लो आप, मिसयूज ऑफ पावर लीड इनटू द इनजस्टिस। जैसे आपका राइट है, आप मतलब आप बोलने का अधिकार है, आपको नहीं दिया, तो आपके साथ क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ। ठीक है, आपका अधिकार है कि आपकी जो भी संपत्ति आपकी यानी फादर की, वो आपको भी मिलना चाहिए। अगर दूसरा उसको ले रहा तो लॉस क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का, बट बेसिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारा। सो मिसयूज ऑफ पावर लीड इनजस्टिस। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे सो मिसयूज ऑफ द ऑथोरिटी कैन रिजल्ट इन द ग्रॉस इनजस्टिस। ये ग्रॉस इनजस्टिस किसी भी तरह की रह सकती है। समझ में आ रहा है किस तरह से इनजस्टिस होती है, वो हमें देखना है अभी, है ना, किस तरह से इनजस्टिस होती है। तो ये टॉपिक से हमें क्या करते हैं, हम लीडर को पावर्स देते हैं, लीडर अपना पावर ओवर बिहाफ से एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्या करेंगे, जो हमने उनको जो राइट दिए है वो राइट्स को, या जो हमने पावर दिए है और जो उनके पास पावर के थ्रू उनको जो अथॉरिटी मिली है, पावर के थ्रू क्या मिलेगी उनको, हमने पावर दिया तो उनको क्या मिली, अथॉरिटी मिली। ये भी आपको समझना है। हम किसी को भी, मैं अगर अपने पावर्स, ऑल द पावर्स गवर्निंग द कंट्री इज गोज टूवर्ड्स द पीपल एंड पीपल गिव दैट पावर टू द लीडर, पॉलिटिकल लीडर। सो पॉलिटिकल लीडर गॉट एन अथॉरिटी। समझ में आएगा। तो पॉलिटिकल टर्म्स आपको क्या करना है, लैंग्वेज आपको खुद में बिल्ड कराना है, और ये जब पढ़ोगे तो आएगा। तो देखो अभी एक सिंपल है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एक क्लास का बच्चा है, उसको मैडम ने बोल दिया कि क्या करो, आप क्या करो, आप मॉनिटर करो। ठीक है, वो और मैडम चली गई। तो अभी मैडम ने पावर्स किसको दिए, बच्चे को दिए, स्टूडेंट को। उसने क्या किया, जिस बच्चे के साथ उसकी नहीं बनती है, अलग है, उसके खिलाफ जब मैडम आई तो उसने बताया कि क्या मैम ये क्या कर रहा था, मैं इसको बता रहा था कि आप चुप रहो, लेकिन ये चुप नहीं रहा, है ना। सो इसने पावर का क्या किया, मिसयूज किया। दैट इज़ द मिसयूज ऑफ पावर। अभी जैसे आज का ही मुद्दा हमें आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हो रहा है ना। एक गृह मंत्री का, अमित शाह का एक स्टेटमेंट कि जो कलावती नाम की यवतमाल की थी, हमारी ये थी, उसको घर और उसके बारे में वहाँ पे एक दूसरा फ्लाइंग किस के बारे में, है ना। ये थिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यानी हमारा ये समझ, यानी कभी कभी हमें खुद को ऐसे लगता है क्या सच में हमने इन लोगों को एज ए लीडर और एज ए उस जो हमारा मंदिर है पार्लियामेंट का, ये ऐसी थिंग्स अभी इसके पहले हिस्ट्री में आपने कभी नहीं देखी होगी ना, कभी सुनी होगी। इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की टिप्पणी, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने टिप्पणी की है और जिस तरह से वीडियो को गलत वीडियो पेश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो गांधी का वैसा हो ही नहीं सकता कभी, है ना। लेकिन हम किस तरह जा रहे हैं, एक भरे संसद में हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब हमारा जो मोरल जो है, हमारा मोरालिटी जो है, हम जो संसद की जो गरिमा बोल रहे हैं, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। मैं तो इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। ठीक है, इस तरह से मतलब झूठ पे अगर हम इस तरह की बिल्डिंग बांध रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। क्या फ्रीडम फाइटर्स ने, इसी फादर ऑफ नेशंस ने इसीलिए हमें चुनने का अधिकार दिया और इसीलिए उनको वहाँ पे बैठ के उस पावर एक्सरसाइज करने का पावर हमने दिया है, इसके लिए हमने नहीं दिया है। ठीक है, तो एज अ सिटीजन्स आपको ये बिल्ड करना होगा। इसका खामी जाना ऐसा आपको कभी कभी लग रहा होगा कि सर ये तो क्या, ये छोटी सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। हम अभी नहीं समझ सकते इसको। जो लोग सूरत में, गुजरात में 2002 में 1984 के जो भी रिवॉर्ड्स हुए हैं, उसमें जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है ना, जिनकी फैमिली ने वो सहा है, उनको पूछिए। राहुल गांधी ये बात अच्छे से क्यों समझती है? वो समझते हैं क्योंकि उनके साथ वो हुआ है ना। उनके खुद के एक फादर एंड ग्रैंड मदर, इट इज़ नॉट द
ये छोटी सी बात नहीं है उस ओरा में काम करने के लिए। जब ये चीज़ हमारे डोर स्टेप पे आएगी तो हम क्या करेंगे, है ना। और ये आज जो हम जो बो रहे हैं, इसका फसल कब निकलेगा? आने वाले समय में निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। जो पाकिस्तान ने शुरुआत में बोया है ना, डिवाइड द पीपल्स और डिस्क्रिमिनेट द पीपल ऑन बिहेफ ऑफ रेस ऑफ सेम रिलीजन है, बट डिस्क्रिमिनेट और हेट्रेड टुवर्ड द सेल्फ रेसेस। उसी की जो भी वंश है, डिफरेंट जो भी आए होगा, सुन्नी और सिया, है ना, उसी में उसने डिस्क्रिमिनेशंस करना चालू कर दिया। वही लोग एक दूसरे के आज कत्ल कर रहे हैं। क्या हासिल हो रहा है? तो क्या इसीलिए उनके फादर ऑफ नेशंस ने जो भी होंगे, जिना या अदर लोगों ने, उसी के लिए उन्होंने फ्रीडम दिलाया होगा। तो वो उन्होंने जब स्टार्ट किया, वही हेट्रेड लेके आज उसका वो क्या देख रहे हैं, उसका आज क्रॉप यानी प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो हम में भी सोचने लायक बात है कि हमारे जो हमारी बच्चियां हैं, जो हम आपके बच्चे आएंगे आगे में, तो उनके लिए हमें किस तरह का समाज चाहिए, है ना। तो ये हम सोचते रहे, इससे ये कमेंट से, ये थिंकिंग से क्या फ़र्क गिरता है। बहुत जब हम स्टैंड रहेंगे लोगों के साथ, तब लीडर्स को पता चलेगा कि हम ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, हम खड़े नहीं होते हैं। वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग बड़ा ये है, ठीक है। कौन सा वाला? नहीं, वो नहीं, वो क्रांतिकारी जो क्रांतिवीर का जो डायलॉग था कि सोए रहो, एक दिन वो दिन आएगा जब ये सारी चीज़ होगी, है ना। तो ऐसा एक उनका डायलॉग है, पूरा याद नहीं मुझे, लेकिन वो बोलते हैं कि अंधा भक्तों समान देखते रहो, आप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन ये देखने की वजह से आपको पता चलेगा कि इसका असर क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ये हम देखते हैं। सो सिंपल, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फिर चलो प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं, तो समझ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द रूल दैट गॉड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो सिंपल हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, देखो ये अभी पढ़ना क्यों ज़रूरी है और समझना क्यों ज़रूरी है। जब आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पढ़ोगे, पार्लियामेंट पढ़ोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स एंड अदर्स, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, तब ये प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में आएगा कि ये किस तरह से लिंक करता है। ये हमारा बेसिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज। मतलब क्या होता है, अब ये दिस को निकाल दें तो क्या होता है, ले डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी बाय द पॉलिटिकल लीडर। एक ओके, तो प्रोटेक्शन हमें मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, जो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। ओके, सो आप चैप्टर को देख सकते हो, जैसे लास्ट चैप्टर में ओम प्रकाश को किस तरह से डिस्क्रिमिनेशंस किया था। तो अभी देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी ऑल द पर्सन एज सेज दैट no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth। ये हमेशा ये जो वर्ड कीवर्ड लिखे होते हैं, ये आपको सारे याद रखना है। किसके आधार पर नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो हमने लास्ट पिक्चर में देखा वही क्या था कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से गार्ड करता है। तो प्रोविज़न कौन सा है उसके लिए, अगर कोई भी पॉलिटिकल ऑथोरिटी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिनको अथॉरिटी हमने दिया है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट लिखती है कि जो भी लड़की जब तक कितने यानी कोई भी लड़की यूपीएससी है नहीं दे पाएगी। अभी क्या बीच में फोर्स में नहीं था पायलट के लिए, अभी हो गया, इंडी में नहीं थे, अभी हुआ। ये क्या था, डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन गार्ड करने के लिए फिर क्या दिए है हमने, कोई ऐसा स्पेशल स्टेटमेंट किया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन से या फिर जो मिसयूज ऑफ पावर से क्या मिलता है, इनजस्टिस होती है ना। और ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन, ये किसके थ्रू होती है, डिस्क्रिमिनेशन थ्रू, या पावर न देने की वजह से, या इक्वलिटी नहीं देने की वजह से,
है ना, या राइट ना देने की वजह से क्या होता है, मिसयूज़ कर सकते हैं। और ऐसा अगर कोई मिसयूज़ करेगा तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने गारंटी दी है, किसके थ्रू, हम उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जिनको हमने जो अथॉरिटी मिली है वो कल ये नहीं बोल सकता है कि आप फॉर्म मत भरो। अगर वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तुम अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे राइट दिया है कि आप कोई भी पद के लिए, गवर्नमेंट के पद के लिए आप क्या नहीं कर सकते, हमें अलग नहीं रख सकते। अपॉर्चुनिटी हमें आपने क्या दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। हम महिला हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बिहाफ ऑफ, यानी किसके थ्रू, द अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी हो, किसी के इसमें आप क्या नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हमें बंद नहीं कर सकते या हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। मतलब आपको हमें अधिकार देना ही देना है। तो ये किससे रिलेट करता है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, मिसयूज ऑफ पावर, है ना, और हम कहाँ पे जंप कर गए, फंडामेंटल राइट्स में। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें क्या दिया है, जो जिनको भी हमने पावर दिए है वो अपना पावर मिसयूज ना करे, और उसके लिए हमने मिसयूज करके, मिसयूज करने से क्या होता है, क्या इट लीड टू इनजस्टिस, और ये इनजस्टिस किसको होगी, सिटीजन्स को। इनजस्टिस किसको होगा, सिटीजन्स, है ना। फिर वो कोई भी रेस का हो सकता है, कोई भी रिलीजन का हो सकता है, कोई भी जेंडर का हो सकता है, राइट, हो सकता है कि नहीं। तो ये इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स द राइट ऑफ सिटीजन्स, और वो किसके थ्रू दिए, समझ में आया अभी, किसके थ्रू, तो गवर्नमेंट ने सीधा, हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस ने क्या 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 कर दिया, सिटीजन्स को राइट्स दे दिया, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वो राइट्स अगर कोई भी मिसयूज करेगा, तो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी पर्सन, कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी पर्सन के साथ क्या ना करे, अपने पावर से मिसयूज ना करे। और पावर मिसयूज करके क्या होगा, इनजस्टिस रोकने के लिए एक गाइडलाइन दिया है, वो है राइट के फॉर्म में, जिसको बोलेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। सो दैट इज़, अभी देखो, इसीलिए देखो फंडामेंटल राइट्स ये गार्ड किए हैं। सेकेंड, अभी हम दो ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक, कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट एंड बर्थ। इसके साथ हमने क्या क्या दिया, द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अभी कौन से राइट्स है, मैंने आपको क्या बोला था, होमवर्क, मैंने आपको होमवर्क में क्या बोला था कि आप क्या करना है, आपको आर्टिकल्स पढ़ के आना है, रोज़ पढ़ना है। आप इसके साथ पढ़ोगे तो समझने में, एनसीईआरटी और बेस समझने में आसानी होगी। तो कौन से पार्ट में बताओ, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 12 से 35 तक क्या लिखा है, क्या दिए गए हैं, राइट्स। तो आपका होमवर्क लिख लो, होमवर्क क्या है, राइट्स लिख के लाना है। और उसके लिए मैंने पीडीएफ ऑलरेडी हमने शेयर किया है आपको, आपके पास किताब होंगे तो ठीक है। मुझे कल बुक पर आपके इस पर सारे हेड लिख लो, आप मुझे कल चाहिए, ठीक है। और आते समय हम पहले, सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, कल फंडामेंटल राइट्स पूछूंगा, कौन कौन से राइट्स दिए, संक्षिप्त में, डिटेल में पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है फिर, सिर्फ नाम, आर्टिकल एंड राइट कौन सा है, आर्टिकल एंड राइट, दूसरा कुछ भी नहीं, ना वो किस तरह से है, किस फॉर्म में है, क्या लिमिटेशंस है उसकी, ओके। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें बेस क्लियर कराना है। सो इम्पोर्टेंट फंक्शंस दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी, इम्पोर्टेंट फंक्शंस दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन द डेमोक्रेसी क्या है, इट इंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट द अदर लेस पावरफुल पीपल और द ग्रुप। तो अभी देखो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि
और किस तरह से वर्क कर सकते हैं, यानी डेमोक्रेसी और क्या देती है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सा प्ले रोल करती है। तो हम समाज में देखते हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, वो डोमिनेंट ग्रुप, मेजॉरिटी ग्रुप क्या करता है, जो लेस लोग हैं, कम लोग हैं, उसके ऊपर अपना पावर दिखाते हैं। और उस पावर दिखाने से क्या होता है, या मेजॉरिटी, अभी हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का गेम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्क ये करना है कॉन्स्टिट्यूशंस को ओर से, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इंश्योर कराता है कि जो भी मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या नहीं करेगा, अपना पावर नहीं दिखाएगा या उनके ऊपर इनजस्टिस नहीं करेगा। तो उसको समझते हैं कैसे, टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, कौन कौन सा, अदर लेस पावरफुल हो सकते हैं और द ग्रुप हो सकते हैं, या जिनके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो या कास्ट के हो, कोई भी, ठीक है। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स द डिसीजन। ये कहाँ होगा फिर, उस देश में होगा, उस सोसाइटी में होगा जहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी अपने जो भी डिसीजंस है, अगर हर टाइम अपने डिसीजंस उन लोगों के ऊपर क्या करे, इन्फोर्स करे, तो ये क्या होगा, ये भी इनजस्टिस के तरफ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है फिर, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर क्या ना करे, अपना पावर का इन्फोर्स ना करे। अब ये किससे रिलेटेड है, पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हम पावर गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो पावर वो मिसयूज ना करे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कोई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सोसाइटीज, अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी में ऐसे ग्रुप है, जैसे क्लास का एग्जाम्पल ले लो, है ना, आज का ही ले लो, आप 3 लोग हो, ये अकेला है, ये बोलना है नहीं मुझे चेस खेलना है, आप बोल रहे हैं कि चेस नहीं खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, है ना। अभी हम उसको रिवर्स करते हैं, है ना, कंडीशन ऐसी नहीं होती है हमेशा। तो हमेशा बॉयज़ ज़्यादा है, गर्ल्स कम है, बॉयज़ बोलते हैं कि हम आज क्रिकेट खेलेंगे, दूसरा बोलते नहीं हम फुटबॉल खेलेंगे, फिर क्या, तो बोलते नहीं मेजॉरिटी से होगा। तो मेजॉरिटी ऑब्वियसली, आपकी पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो मेजॉरिटी क्या करेगा हमेशा, तो हमेशा मेजॉरिटी में रहेगा, तो हमेशा मेजॉरिटी अपना पावर क्या, तो मेजॉरिटी के पास क्या आया है, सो ऑलवेज मेजॉरिटी गोज द पावर, जाएगा। वाई, डिसीजन मेकिंग का पावर क्यों जाएगा, बिकॉज दे हैव द मेजॉरिटी। तो जब हम संसद में बात करते हैं तो हाउ मेनी एसटीज आर देयर, हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर, हाउ मेनी मुस्लिम्स रिप्रेजेंट द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउ मेनी बुद्धिस्ट आर देयर, हाउ मेनी जैन्स आर देयर, हाउ मेनी सिख्स आर देयर, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, तो हमेशा कोई भी बिल, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में क्या पास होगा, मेजॉरिटी होगा। यही तो बात कर रहे हैं हम, से क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है इसीलिए, अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती तो ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने डेमोक्रेटिक बताया, हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्ले करेगा, किसके बारे में, कि प्लेज इन अ रोल इन अ डेमोक्रेसी इज क्या करेगा, टू एंश्योर डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल। समझ में आएगा। तो ये हम ऊपर ऊपर से जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है, आप उसको समझो पहले। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब आप इंटरव्यू को जाओगे और आपको ऐसे पूछेंगे, जब इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाई नीड टू रिजर्व सीट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्यों एससी को ज़रूरत है, क्यों एसटी को ज़रूरत है, क्यों हमने रिजर्वेशन रखा है, आ रहा है दिमाग, आपके ध्यान में आ रहा है हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। तो क्या फिर ऐसा हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन ही ना हो, और सोसाइटी में वो कितना वीक सेक्शन है, सोसाइटी ने ऑलरेडी उसको डिस्क्रिमिनेट किया है। अगर कोई ट्राइबल ऐसे खड़ा रहेगा तो कौन वोट देता है कोई आज, फिर आप मेजॉरिटी पर्सन वहाँ पे जाएगा और वो क्या करेगा,
अपने हित में तो ये बनाएगा ना, तो कोई भी रूल बनाएगा तो किसके अपोज में होगा, वो कभी सोचेगा कभी। तो एनी डिसीजन दे कैन इन्फोर्स ऑन द माइनॉरिटीज। वाई? क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? हमने सोसाइटी में क्या दिए, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया, हमने डेमोक्रेसी क्यों ये की है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके डिज़ायर्स क्या हो, डिज़ायर्स के थ्रू हो, उनके अपेक्षाएं साथ में चले, उनके एस्पिरेशन फुलफिलमेंट हो, एक आदर्श आए, कुछ आइडियल्स प्रिंसिपल हो। समझ में आ रहा है क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो इसके वजह से। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम बोल रहे हैं, ये जैसे एक इंपॉर्टेंट एक स्टीरियोटाइप बनाया एनसीईआरटी ने, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द गेम प्रोवाइड इज अबाउट, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम बास्केटबॉल खेलेंगे और लड़के बोल रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे। ये टीचर के पास जाते हैं तो ठीक है, नहीं भैया कि हम वी वॉन्ट टू डू, द बॉय वॉन्ट बिकॉज दे आर इन द मेजोरिटी। इनको लगता है, लड़कियों को क्या लगता है कि भैया आपके मेजोरिटी है, अब आप हमेशा क्या करते हो, आपके हिसाब से गेम प्ले करते हो। फिर ये बोलते हैं नहीं मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक। इनको अभी फील होता है कि मैम ने क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा अदर वे होना चाहिए जिससे हमारी भी इच्छाएं के थ्रू डिसीजन लिया जाए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पीपल हमेशा मेजॉरिटी में। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विथ अ शो ऑफ हैंड, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे है पिक्चर। तो जब इस तरह से हम डिसीजंस लेंगे कि मेजॉरिटी ही लोग ये करेंगे, तो उससे क्या असर पड़ेगा कि मेजॉरिटी हमेशा विन होगा। तो इसके लिए कुछ डिसीजंस अलग से वे से होना चाहिए। देखो फिर हम क्या बोलते हैं कि इसीलिए हम ये बात समझते हैं कि एवरी सोसाइटी इज प्रॉन टू द टायरेनी ऑफ द सोसाइटी। ये वर्ड आपको पढ़ना है, ये वर्ड बहुत जगह यूज़ होता है। आप जब एग्ज़ाम्स में पढ़ते हो तो ऐसे वर्ड आपको लिखना है ना, और ऐसे वर्ड भी पूछते हैं क्वेश्चंस में। सो जितनी भी हमारी सोसाइटी है, प्रोन टू मतलब संभवता है ना। जैसे बाढ़ आती है तो हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संभवता है, धोखा है ना, ओके, कि वहाँ पे। तो हमारी सोसाइटी भी हम देखते हैं कि ये क्या है सोसाइटी, इट इज़ प्रोन टू दैट दिस टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, कि ये मेजॉरिटी पर्सन्स हैं, ये हमेशा अपना पावर्स किसके ऊपर दिखाएंगे, लेस पावरफुल लोगों के ऊपर दिखाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन द रूल दैट ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंपल सा क्या कर दिया कि जो सृष्टि, ठीक है बाद में पढ़िए, तो क्या करना है, सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि जो मेजॉरिटी रूल प्रीच करेगा वो माइनॉरिटी को भी मिलेगा। मतलब आप अगर अपना रिलीजियस में अपनी लिबर्टी चाहते हो तो हमें भी लिबर्टी मिलनी चाहिए। आपको अगर क्या मिल रहा है, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल रही, हमें भी मिलना चाहिए। आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है संसद में बैठने का, तो माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। समझ गए? तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस की क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी को भी जो डिसीजंस वो या मेजॉरिटी जो फ्रूट्स ले रही है वही फ्रूट्स चखने का अधिकार किसको है, माइनॉरिटीज़ को है। सो व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू बी प्रिवेंट दिस टिरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो टिरेनी वर्ड यूज किया है जब मेजॉरिटी ऑफ पर्सन, दहशत जो बोलते हैं हम, एक प्रकार का अपना ही कब्जा, अपनी ही डिसीजंस फोर्सफुली क्या करना, एंडोर्स करना, इन्फोर्स करना, दैट इज़ द वर्ड फॉर टिरेनी। ओके, सो हमारे समाज में हम क्या देखते हैं हमेशा, तो दो टाइप के डोमिनेशन होती है। एक इंटर कम्युनिटी, वन कम्युनिटी डोमिनेट टू द अदर। ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी ऐसे जो हिंदूज कम्युनिटी इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी, हमने देखा है। और जिस एरिया में क्या रहेगा, मुस्लिम कम्युनिटीज़ होगी और लेस कम्युनिटी, तो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू है ना। ओके, तो रीजन टू रीजन ये हम देखते हैं। तो जहाँ पे क्या रहेगा, मेजर ग्रुप रहेगा, तो वहाँ पे मेजॉरिटी का ये रहेगा। सो इंटर कम्युनिटी मतलब एक ही कम्युनिटी में क्या रहना, वन कम्युनिटी इज डोमिनेंट ऑन द अनदर। मतलब जैसे
मुस्लिम हिंदू या हिंदू या मुस्लिम। उसी तरह इंट्रा कम्युनिटी मतलब एक ही कम्युनिटी का मेंबर है, लेकिन उस कम्युनिटी में कुछ हायर कास्ट है और लोअर कास्ट है, हायर कास्ट का लोअर कास्ट पे डोमिनेशंस रहना, तो ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई अभी ये हो गया थर्ड। तो अभी कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के वर्क देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी दैट बेस द सोसाइटी, बेसिस ऑफ सोसाइटी पहला, उसी है ना। टाइप ऑफ गवर्नमेंट उसी से यानी डिसाइड होगा कि हमारा नेचर क्या होगा, हमारे पॉलिटी का, हमारे गवर्नेंस का, हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम का। सेकंड हमने देखा कि किस तरह से मिसयूज़ अगर करेंगे पावर का तो उससे क्या होगा, एक इनजस्टिस होगा, और इनजस्टिस ये करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए, इनजस्टिस रोकने के लिए, या मिसयूज़ ऑफ पावर जो एग्जीक्यूटिव से होगा, पॉलिटिकल लीडर से होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या दिए, कुछ गाइडलाइंस होगी, और दैट गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट एश्योर करेगा, किसको एश्योर करेगा, एश्योर टू द सिटीजन्स, कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपके जो राइट्स है उसको छीन नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर इनजस्टिस नहीं करता। अगर कोई भी अपना कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी व्हिच गेव अस द वी गेव टू देम पावर, वो अगर अपना पावर मिसयूज़ करेगा तो उस वक्त हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, एक फंडामेंटल राइट दिए है कि जिसके थ्रू जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है उसको हम डील करेंगे। वो कैसे डील करेंगे, फिर वो कोर्ट है, जुडिशियल्स है, वो आगे में पढ़ेंगे, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताइए और मोस्ट क्रूशियल फंक्शंस। तो पहला था सोसाइटी के बारे में, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड था पावर्स ऑफ द लीडर। थर्ड था सोसाइटी में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के, है ना, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप डिसीजंस के बारे में। और फोर्थ है सेल्फ के लिए, हमारे लिए। सो थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई टू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम द आवर सेल्फ। खुद को ही खुद के यानी विरुद्ध बचाना है, खुद को ही बचाना है। टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, अपनों को ही अपने से बचाना है। अपने को ही अपने से बचाना मतलब एक स्टीरियोटाइप है। जैसे वो बोलती है कि उसके एग्ज़ाम है कल और आज टीवी पर गेम है या मूवी है, मम्मी पापा और 3-4 लोग हैं, इनको देखना है, लेकिन उसको तो पढ़ाई करना है कि उसका एग्ज़ाम है। अगर ये सब लोग आप देखोगे उसकी पढ़ाई होगी क्या? फिर बंद कर देंगे। तो आप मेजॉरिटी हो, तो मेजॉरिटी ने क्या किया, सेल्फ सैक्रिफाइस किया आपने, तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही ये क्या है, राइट्स है। किस तरह से देखते हैं, तो शबनम की एक स्टोरी बताइए कि उसको क्या करना है, पढ़ाई है, कल पेपर है, लेकिन अभी घर में और मम्मी पापा है और दीदी है, सिस्टर है, उनको टीवी देखना है। ऐसा है कि उसका पेपर है, वो टीवी, उसका मन विचलित हो रहा है। क्या हो रहा है, मन विचलित हो रहा है। अगर वो ना देखे सब लोग तो उसको भी अच्छा फील होगा और वो कंसंट्रेट करेगी किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी टीवी नहीं देखेंगे, आप भी पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं, ओके। और फिर वो अभी हैप्पी होती है कि किस तरह से वो देखना है। तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेक। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम नहीं देखेंगे। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंक्शंस है, अगेंस्ट द सर्टन डिसीजंस, कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे दैट वी माइट टेकन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। इसका मतलब जब उन्होंने टीवी देखने का जो निर्णय लिया था उससे लार्जर इंटरेस्ट था। क्या था कि उसकी जो डॉटर थी उनकी, है ना, उनके भविष्य का क्या था, प्रॉब्लम था, राइट, फ्यूचर्स। तो हमें भी एज अ मेजॉरिटी भी होंगे तो भी हमें ऐसे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा जो लार्जर इंटरेस्ट में होगा, किसके, कंट्री के, ओके। सो इसलिए हमने लिखा है कि अगेंस्ट द सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल ऑफ दैट कंट्री बिलीव्स इन। जो बहुत लोग बिलीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट में भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल, अभी इसका एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से ये हम देखते हैं। देखो,
कि गवर्नमेंट बोलती है कि लोगों को लगता है कि ये जो हमने पॉलिटिकल सिस्टम जो बनाया है, अभी बहुत लोगों का ऐसा विचार हो रहा है कि नहीं यार ये डेमोक्रेसी ना कुछ काम की नहीं है ना, एक ही लीडर होना चाहिए, बस एक मोदी होना चाहिए कोई होना चाहिए, और क्या करेंगे अपने हिसाब से उसको अथॉरिटी मिलना चाहिए, ये पार्टी का लोग, वो पार्टी का लोग। सो सिंपली दिया है, इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लाइव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट, यही डेमोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे है जिसको फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है कि स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम एन एक्रोमोनियस, बहुत बेकार है, ओके, दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। मतलब कोई भी डिसीजन आ गया, झंडा लेके आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, रोड बन रहा है झंडा लेके आ गए, है ना, कुछ हाउस बनाना है या कुछ मेला बनाना है, जगह लेना है, रेलवे यानी बस स्टैंड बनाना है, इन्वायरमेंटलिस्ट आ गए वहाँ पे लेके झंडा लेके, क्या बोल रहे हैं भैया ये पर्यावरण का आप हनन कर रहे हो। कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, आदिवासी जाके क्या कर रहे हैं, तो ये सब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली उनको वो राइट्स दिए हैं, सेव द सेफगार्ड्स, हमने वहाँ पे क्या लिखा था, सेफगार्ड, है ना, पॉलिटिकल पावर का। आपको ये यूज़ का यानी वर्ड का यूज़ किसको हमें किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा वर्ड हम टिपिकली यूज़ करते हैं, वो आपको पढ़ते पढ़ते ध्यान में रखना है। सेफगार्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, हम कभी कभी प्रोटेक्ट के अदर दैन सेफगार्डिंग इज़ द मोर गुड वर्ड, ओके। प्रोटेक्ट डायरेक्टली आता है, सेफगार्ड्स एक सर्टन कंडीशंस में आते हैं, ओके। तो कुछ सेफगार्डिंग्स होती है, और ये सेफगार्डिंग्स हमें देखता है कि इस तरह से बोल रहे कि नहीं ये बेकार की पॉलिटिक्स है यार, आ जाते हैं झंडा लेके और बोलते हैं कि नहीं चलो भैया ये नहीं होगा नहीं होगा, और जो प्रोजेक्ट नहीं होता उसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट नहीं होता, और इसलिए हमें क्या चाहिए, तो एक सादा एक डिक्टेटर कोई भी रहो, चलो काम करे, बनाना है फिर उसकी लाइफ कैसी भी हो, उसके साथ इनजस्टिस हो, उसके साथ बुरा हो, वो जिए मरे उसकी कोई फ़र्क नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि भैया हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में कुछ रखा नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स जाने दो, एक डिक्टेटर लग देते हैं, और रखने के बाद ये क्या करेगा, गवर्नमेंट चलाएगा, ओके। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। Shaped by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. लेकिन आपको ये नहीं जानते वो लोग कि अभी हमें ये फील हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में वही डिक्टेटर, जब वो डिक्टेटरशिप किस में आएगा, है ना, किस में आएगा, डिक्टेटर करेगा, है ना, डिक्टेट करेगा, तो आप ही के इंटरेस्ट को वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा। जैसे अभी का जो सीन है, जैसे हमने 2014 में गवर्नमेंट को चेंज किया, वाई वी नीड अ चेंज, ओके, और जेन्युइन मुद्दे पे हमने दिए थे, कोई हिंसा के लिए हमने दिया था, बिकॉज हमने सोचा था, सबके नारे थे उस वक्त, महंगाई बहुत हो गई है तो हम कम करेंगे, पीपल आर इलेक्ट द बीजेपी गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट। ये तब के कभी ये मुद्दे नहीं थे। हम 2014 से इलेक्शन देख रहे अच्छे से, मैं देख रहा हूँ, उस वक्त ये कैंपेन ही नहीं था, बट सडनली आफ्टर दैट द नैरेटिव्स आर चेंजेस। अभी नैरेटिव्स क्या है, आप खुसफुस में बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है, कौन सा हिंदू खतरे में, ये हमने खुद अभी ये हमारा रिकॉर्डिंग सेशंस है, मेरे घर के सामने जो एक पर्सन है, एंड दैट पर्सन बिलोंग टू द, अभी मैं वो नाम नहीं लूँगा, जो भी है, ठीक है, वो आया और हमें बोलता है कि अभी मुझे पता है, लेकिन जो जिनके यहाँ मैं रेंट से रहता हूँ उनको बोलने लगा नहीं आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपको इस तरह से ये करना चाहिए क्योंकि हिंदू खतरे में है। अरे भाई हिंदू किस लिए खतरे में होगा, वाई, वी आर द मेजोरिटी ऑफ पीपल, हम मेजोरिटी में है, हम उनके साथ अच्छे रहते हैं, वो हमारे साथ अच्छे हैं, तो हम क्यों खतरे में आएंगे, कौन हमें मारने वाला है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप र्यूमर डाल रहे है ना, आप माइंडसेट है, आप नैरेटिव चेंज कर रहे हो डेवलपमेंट के, इससे आप हमारे जो इंस्टिंक्ट है, हमारी खुद की जो इमोशनल होते हैं, धर्म को हम मानते हैं, हमने हमारे विश्वास के साथ हम खेलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें
हम अभी चेंज होते हुए दिखते रहे। लेकिन अभी जिन लोगों ने भी उस वक्त इलेक्ट किया होगा, आज उनको भी ये फील होता है कि नहीं, हमारे मुद्दे उस वक्त अलग थे, वही लोग आज प्रोटेस्ट में आएंगे। जिनको लगेगा कि तो वही आगे आने वाली इलेक्शंस में हमें चेंज सेंस करे कि नहीं दैट गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, तो उनके जो रिफ्लेक्शन है अगेन हमारे इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमने मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट जब देंगे तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ भी रन करें? नहीं, इसके लिए भी फिर सेफगार्डिंग हमारी जुडिशियली सिस्टम है कि आप बेसिक प्रिंसिपल को क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको रखना है कि हम खुद से रोकना है। किस चीज़ के लिए? हमें लगे कि यार हम ये सब सिस्टम को छोड़ के ये सिस्टम अपना ले, लेकिन आप लॉन्गर अगर हम डिस्टेंस में देखेंगे, लॉन्ग फ्यूचर में देखेंगे, तो आज जो आप डिक्टेट की बात कर रहे हैं वही कल रूल आपको भी क्या करेगा, हम पर करेगा। तो जैसे वहाँ पे वो छोटी बहन बैठी है, उसके लिए भी कल वो चीज़ आएगी। इट इज़ लाइक दैट। ओके, तो चलो ये समझ में आ रहा है आज कंसेप्ट प्रॉपरली। So it does not allow for the easy overthrow of the provision that guarantees right of citizens and protect their freedom। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, तो कोई भी गुड कंडीशन, ये इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें दिया है। दैट इज वाई ये एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, ऐसा कभी भी लगेगा जैसे अभी बात हो रही कि हिंदू राष्ट्र की, यू थिंक इट इज़ राइट, इट इज़ नॉट राइट, है ना। अरे यार सब एक साथ है, हमें क्या हिंदू, हम अपना धर्म अपना रिलीजन हम घर में प्रीच कर रहे हैं, वाई वी नीड इट। वी नॉट अपोजिंग द हिंदूज, वी नॉट अपोजिंग द मुस्लिम, वी नॉट अपोजिंग द एनी रिलीजन एनी कास्ट, है ना। तो हमें ज़रूरी नहीं है ना कि रोड पर आके ही हमें बोलना है, उससे हमारे क्या हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हमें प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ओके, तो हमने उसको साइड, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशंस रहेगा वो क्या करेगा, ऐसे बीच में किसी के भी दिल में क्या आ सकते हैं, ऐसे इंस्टिंक्ट आएगी। इसलिए ये क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट अ सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेक, हम ले सकते हैं, दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जो बहुत खराब इम्पैक्ट करेगा ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन। जब ये जो ऐसे जो वर्ड है, स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट आपको आपके आंसर्स में आना चाहिए जब आप क्या करोगे, राइटिंग करोगे। किसके परिप्रेक्ष्य में, इस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में, समझ रहे। तो बेसिक ज़रूरत जब आप अभी यही आपको देखो राइटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, इसलिए अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस, ये अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा आपको। आप पार्लियामेंट में फुल मेजॉरिटी ला लो, लेकिन आप अगर बोलोगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दोगे कि फ्रॉम टुमारो वी आर द हिंदू, और स्टेट हमारा क्या है, हिंदू ही को धर्म को ही एडॉप्ट करेगा, और कोई भी यहाँ पे जाने आने वालों को भगवा ही पहनना पड़ेगा, तो पॉसिबल होगा। कल अगर बोलेगा कि सिख हमारा यानी बुद्धिज़्म हमारा क्या रहेगा, स्टेट का रिलीजन रहेगा, तो चलेगा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए बेसिक सेफगार्ड किया है। क्या दिया है उसके लिए, इसके ऊपर आप कितने सारे क्वेश्चन दे सकते हो फिर। तो मैंने आपको और एक चीज़ बोला था कि आप क्या करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस खरीदना है लिए और मेंस के क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस में ये स्ट्रक्चर मिलेगा। सो व्हाई वी नीड और व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविज़न, और जुडिशरी हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर को डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलता है ना, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कोई भी आर्टिकल लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी उसको क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट कर देती है, मतलब उसको सीधा सीधा बर्खास्त कर देती है ना, वॉइड, नल लाइन वॉइड। वाई? बिकॉज इट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो यस कि एनी डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं कि सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेकन दैट वी कुड हैव फील, बहुत लोगों की भावनाएं हैं, है ना, कि ये होना चाहिए, बट दैट डिसीजन
could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in, or that is why constitution gives or add a provision, and having the provision laid a provision for the basic structure of the constitution. देखो छोटा सा एक क्वेश्चन 2 तो मार्क दे देगा ना, समझ में आ रहा है? अगर आप लिखो वैलिड लिख रहे हैं ना हम, और वैलिड ही है, तो राइटिंग आप किस तरह से बढ़ाओगे? इसलिए मैंने आपको हमेशा क्या बोला हो कि एनसीईआरटी आपको क्या देगी? राइटिंग करने के लिए बहुत हेल्प करेगी 12th तक का। चलो सो हमें यहाँ पे तीसरा भी 4th हमारे बेसिक स्ट्रक्चर सारे हो गए कि किस तरह से। तो अभी लास्ट में समराइज करते हैं, चलो इंपॉर्टेंट समराइज कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूशंस का। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। विच रोल प्ले? कौन कौन से प्ले करती है? देखो, इट सर्व्स एन एसेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑन विच द कंट्री हैज़ टू बी गवर्न। तो हमें एसेट्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल दे रही है जिसके ऊपर हमारी कंट्री चल रही है। द नेचर ऑफ द कंट्री किस तरह से होगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। Many important guidelines are laid out in the constitution that govern the decision making. जो भी पॉलिटिकल लीडर गवर्नमेंट क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे, तो उस वक्त उन्होंने उसके लिए गाइडलाइन दिया है। क्या गाइडलाइन है? वो गाइडलाइंस कि वो क्या नहीं करना चाहिए, पावर्स मिसयूज नहीं करना चाहिए, और वो सारी थी। मेनी आइडियाज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर्म द बेसिक्स ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री किस तरह से हो, क्या सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, अगर पावरफुल पीपल क्या करेंगे, डोमिनेंट ग्रुप है ना, डोमिनेंट कम्युनिटी अगर किसके ऊपर ये करेंगे, लेस डोमिनेंट या लेस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर, लेस पावरफुल लोगों के ऊपर अगर कोई भी अपने डिसीजंस पावर यूज़ करेंगे, दैट टाइम सेफगार्ड देंगे। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। ओके, माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर एंड अगेंस्ट द एनी डिसीजन दैट मे नॉट बी इन देयर इंटरेस्ट इन फ्यूचर। ओके, जो हमने लास्ट का मुद्दा देखा। तो देयर आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। अब आप बताओ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से देखते हो आप अभी, आफ्टर दैट, अभी हमने जो आज समराइज लिखा यानी जो पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग आप बताओ आप क्या फील करते हो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन मायने में है क्या, और क्या वहाँ पे बेसिक आइडियोलॉजी दी गई होगी, है ना? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ बता सकते हैं हम, क्या क्या बता सकते हैं? यस सर, उसमें सोसाइटी की विल्स है जिसके अकॉर्डिंग हमारे रूल एंड रेगुलेशन बने हैं। यस सर, उसमें क्या है, हमने जो पावर दिए हैं वो पावर मिसयूज ना हो उसके लिए भी कुछ सेफगार्ड दिए हैं। सिटीजन्स के ऊपर इनजस्टिस ना हो इसके लिए भी राइट्स दिए हैं। तो ऐसी सारी चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह से हमें देखना है। तो मूव करते हैं आगे। देखो, अभी देखना है हमें की फीचर्स। तो की फीचर्स जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं किस कंडीशन में ये जो सारा हमने तो अभी ये दिखा है कि सिर्फ इंडिया की बात करी क्या हमने, वी टॉक अबाउट ओनली इंडिया, वी टॉक अबाउट द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारा प्रेफरेंस या बेसिक क्या था, बेस क्या था, इंडिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। अभी ये हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है देखते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये देखना है कि जब की फीचर जो भी हमें देखना है, जो मेनली की फीचर जो हम देखते हैं वो है यहाँ पे जो बताए गए हैं बहुत सारे की फीचर्स हैं। फेडरलिज्म्स, इतने सारे की फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, वहाँ से कुछ की फीचर्स आपको समझना है, और यही आज का बेसिक टॉपिक है सेकंड। ठीक है, 46 हो गया। तो फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स है, सेकुलरिज्म है। कितने 1 2 3 4 5 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अभी के चैप्टर में दिए, फर्स्ट चैप्टर में की एलिमेंट। अब ये की एलिमेंट जब हम देखने के पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है। ये फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है, देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर constitution was discussed in the great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus, है ना। consensus मतलब जनमत, एक मत होना। consensus मतलब क्या, लोगों को एक मत होना। आपका भी विरोधाभास है, आपके भी कुछ पॉइंट्स लेंगे, आपके सारे पॉइंट्स होंगे क्या, नहीं, कुछ आपके पॉइंट्स को एक्सेप्टेड मिलेगा, कुछ आपके, तो ये सब मिला के कॉन्सेंसस सुनकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। द अबव फोटो शोज द सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस वक्त का वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो इतने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने बैठ कर क्या किया, डिबेट किया, एक मेक की बात सुनी और कौन से अच्छे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए वो सब मिलकर इन्होंने क्या बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। सबसे पहले अभी देखते हैं ये कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने बनाया, हाउ टू वर्क, किस तरह से बना। सो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और इसका किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाई, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तो हमारा एनर्जी क्या था, हमारे एस्पिरेशंस कहाँ से आए थे। हम बोलते हैं ना, क्या एक्सपीरियंस था हमें, है ना। जब हम कोई भी बुक लिखते हैं तो क्या होता है, हमने कुछ ऑब्जर्व किए होते हैं, हमने कुछ यानी क्या बोलते हैं, हमने कुछ उसको फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, हम सफ़र हुए हैं, खास करके सफरिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी किताब लिखता है तो वो अपने सफरिंग्स को ऑब्जर्व करता है, फील करता है और वही अपने बुक में लिखता है। उसी तरह ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस वक्त की क्या एस्पिरेशन थी, तो उस वक्त की एस्पिरेशंस की हम क्या समझते, एक फीलिंग समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो बने थे वो कौन लोग थे। सो द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड एन एक्टिव स्ट्रगल। तो वो जो दौर था वो दौर था कि जिसमें ब्रिटिश रूल बनाते थे, इंडियन लोग बनाते थे क्या, नहीं, ब्रिटिश रूल बनाते थे। ब्रिटिश रूल बना के उसको हमें फॉलो करना पड़ता था। दो सम रूल्स आर द वेरी आर्बिटरियंस। कैसे कैसे थे, आर्बिटरीज थे, हमारे ऊपर बहुत अन्यायकारी होते थे। और रूल जो बनते थे वो ऑथोरिटेरियन, मतलब लोगों के बनाए हुए नहीं थे, तो कॉलोनियल रूल यानी बनाए करते थे और उसमें बहुत ऑथोरिटी पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होता था, है ना, मतलब अधिकार बहुत ज़्यादा होते थे और वो कुछ भी कर सकते थे। उस कंडीशंस में इंडियन के जो भी लोग हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर है, वही आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बने। तो इसको पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड एन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर द सेवरल डिकेड। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड अ डिवोटेड, उन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट थे, डील द टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तभी उन्होंने सोचा था कि हमारा इंडिया किस तरह से होता। वो कैसे थे, अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड फोर्स ओबे रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन द मेकिंग। वो ऐसे रूल हमें फॉलो करना पड़ता था जिनको हमने कभी बनाए नहीं और उसके लिए हमें फोर्स किया जाता था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस इंडियन दैट फ्री इंडिया। तो ये उस वक्त के जो अथॉरिटेरियन रूल थे वो उनको ये करते थे कि हम फ्री इंडिया में किस तरह के रूल, ये जो रूल है, अथॉरिटेरियन रूल है, हमें इनसे क्या करना है, मुक्त पाना है फ्री इंडिया में। शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो अलग अलग सेपरेटली ट्रीट करते थे। एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, और हमें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। वॉट रिमेन टू बी डन देन वॉट टू वर्क आउट द वे in which a democratic government would be set up in India and the rule that would be determined in functioning. This was done by not by the 1%. और ये सब सोचने वाले लोग कि ये अथॉरिटेरियन रूल से हमें मुक्त करना है, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, रूल बनाने की प्रोसेस में लोगों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रूल किसको फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है। सोसाइटी में किसको रहना है, हमें रहना है, ठीक है। तो हम अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से रूल बनाएंगे
और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी वो कोई मामूली लोग नहीं थे, ऐसे कितने लोग थे, अराउंड 300 पीपल हु बिकेम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द 1946 एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। हमने देखा फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग कि कब से 9 दिसंबर 1946 टू लास्ट मीटिंग अप टू द सिग्नेचर जब किए 26 नवंबर 1949। तो इतने दिन उन्होंने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कितने लोगों ने, 300 लोगों ने काम किया, दिन रात एक किए। हर जगह की हमने क्या पढ़ी, हर जगह की हमने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ी और वहाँ के हमने प्रिंसिपल देखे, वहाँ का एक्सपीरियंस देखा। और इसमें सबसे ग्रेट वर्क जो किया है जिसको हम बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने बहुत सारी, वो इतने विद्वान और पंडित थे उसके मामले में कि उन्होंने बहुत बेस्ट प्रिंसिपल्स, और जो भी प्रिंसिपल, ये इतना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्टेबलाइज क्यों हुआ है, क्योंकि जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे, जिस तरह से लॉ को थोरोली लिखा गया था कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, तो जो डिबेट चलता था सिर्फ एक ही नहीं है ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो मोस्ट ऑफ द लॉयर थे और लॉयर रहने की वजह से उनको लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज था और उसके वजह से ऐसा हुआ तो इसके क्या परिप्रेक्ष्य निकाले जा सकते हैं। और इन सब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका बहुत थी, क्योंकि उन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया था और क्या बेस्ट प्रिंसिपल है और उनका क्या, किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं हमारी कौन, हमारे चलाने वाले लोग, क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी जानते थे। इसी के वजह से हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चुना 1% का। क्यों? क्योंकि अगर वो चुनते तो 1% हमेशा मेजॉरिटी ग्रुप का आता था जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, है ना। और इस देश में वो कंडीशन भी नहीं थी कि हमने कभी प्रेसिडेंशियल रूल देखा है, क्योंकि इसके पहले जो भी ब्रिटिश ने हमें दिया था वो हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमने गवर्नमेंट ने वर्क किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में पढ़ने को मिलेगी, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मैंने बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है वो कैसी बनी थी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, कब बनी थी, नवंबर 1946 में, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, ये हिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा और पॉलिटी में भी जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे डेट वगैरह सब मिले थे, बस एक स्ट्रॉन्ग पता होना चाहिए इसलिए। तो उस वक्त टोटल जो मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, ठीक है। तो उस वक्त नेचर कैसा था, तो कुछ स्टेट थे जो ब्रिटिश गवर्न करती थी, नियर अबाउट 11 प्रोविंसेस, और कुछ ऐसे थे जहाँ पे राजा का ही राज चलता था, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल किसको था या अकाउंटेबल किसको था, इंग्लैंड, यानी जो भी वहाँ का गवर्नर था उसके ही पावर चलते थे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें। लेकिन एज अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव बोलो या कुछ बोलो, वो राजा का काम वहाँ पे चलता था, उसको हम संस्थान बोलते थे, प्रोविंसेस बोलते थे। तो एक ब्रिटेन यानी क्या क्या थे फिर, तो टोटल 389 में से हमने 296 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से चुने थे, ब्रिटिश इंडिया से, जो ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्टली गवर्न करती थी। 292 मेंबर आउट ऑफ विच, अभी यहाँ पे हम 296 लिख रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया, ओके। और 296 मध्ये 292 + 4, तो 292 सीट्स थी। वो गवर्नर जहाँ पे हेड होते थे, गवर्नर्स प्रोविंसेस बोलते हैं उसको हम पॉलिटी में, और दूसरे जो थे वो थे छोटे छोटे चीफ कमिश्नर, ठीक है, उनमें से 4 लोग रिप्रेजेंट किए गए थे। इस तरह से 296 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। और जो रिमेन 93 सीट ये किसको मिले थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली मतलब जो प्रिंस चलाते थे, मतलब राजा चलाता था, है ना, जैसे भोसले हो, गायकवाड़ हो, ऐसे जो भी थे, है ना। इस तरह से टोटल 389 मेंबर की असेंबली बनी, और ये इन लोगों ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए हुए देखते हैं। तो इसको, और ये जो लोग मिले थे या जो यह सीट अलॉट की थी, ये बेस्ड हुई थी किसके ऊपर, पॉपुलेशन बेस्ड थी। किसके ऊपर बेस्ड थी, पॉपुलेशन। मतलब अभी भी हम जो एक एमपी चुनते हैं वो भी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 मिलियन लोगों के लिए एक मेंबर था, है ना।
एक रिप्रेजेंटेटिव था. सो अलॉटेड सीट इन प्रपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी 1 मिलियन. तो 1 मिलियन के लिए मतलब 10 लाख लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से हमने ये किया था. लेकिन जो इलेक्शन वोटिंग पावर था वो सभी को वोट करने का पावर नहीं था. इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो प्रतिनिधित्व नहीं करती थी. दे नॉट रिप्रेजेंटेड द मास ऑफ द इंडिया, क्योंकि अनएजुकेटेड लोगों को नहीं था उस वक्त. वोटिंग राइट नियर अबाउट 8 to 10% पीपल्स हैव द राइट. और उन्हीं लोगों ने क्या किया था, चुन के दिया था. लेकिन दैट पार्ट इट इज़ इमेंस हेल्पफुल फॉर अस. क्यों? क्योंकि ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेंसस था, जो समझ थी, जो हमारा वेस्टर्न नॉलेज था, उन्हीं लोगों के पास था जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, है ना. तो इलाइट पीपल्स आर इलेक्टेड इन द एवरी प्रोविंसेस. और ये इलाइट पीपल जो लोग थे वो कोई ऐसे नहीं थे जिन्होंने, सब लोगों ने कहा ही किया था, ऑल द पीपल्स आर पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम नेशनल मूवमेंट. जब उन्होंने फ्रीडम नेशनल मूवमेंट में भाग लिया था तो उनको पता था कि लोगों की डिज़ायर्स क्या है, व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज़ द आइडियल्स फॉर द सोसाइटी, एंड दैट आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स आर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो आपको इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है. ये अभी एक बार समझ में आया, मतलब आगे के जो भी अभी प्रिंसिपल्स है, की फीचर्स है, डायरेक्टली हमारा पॉलिटी स्टार्ट होता है. जैसे कि ओवरव्यू करते हैं नेक्स्ट इसका, है ना. तो ये आप पढ़ना आना है. ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ये 6 मेंबर्स, 5, 6, 7 मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, जिन्होंने मेन ड्राफ्टिंग किया था. उसके बारे में तो कल पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़. फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म. और ये साइलेंट फीचर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरियस सोर्सेज से आया है, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है, यूनिटरी सिस्टम विद द यूनिटरी बायस. तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है हमें देखना है. और यही से हमारा पॉलिटिका, अब हम अगर ये जो प्रोविज़न से अगर जाएंगे तो 2 दिन में अगर आप वर्क करने लगो तो कल परसों 3 सेशन है इसके बाद, तो 3 सेशंस में हम पॉलिटिका कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे. ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू हम देख सकते हैं, कंप्लीट पूरा.